हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। तो बीपीएससी ट्रिपल वन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का फोर्थ यूनिट आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्लेटोज व्यूज ऑन एजुकेशन। तो प्लेटो को हम जानते हैं कि एंशियंट ग्रीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, और ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्ट में शुरू होती है वो प्लेटो ही इसकी शुरुआत करते हैं, और इस वेस्टर्न फिलोसफी के ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर भी रहते हैं। तो प्लेटो ये कहते हैं कि हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से क्राफ्ट करके रखना चाहिए जिससे कि हर एक इंडिविजुअल अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंच सके थ्रू एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। अब ये होता कैसे है, यही सारी चीज़ें थियरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन से प्लेटो ये कहते हैं कि जब एक इंसान के पास एजुकेशन आती है तो वो जो इंसान एजुकेशन मिलने से पहले वर्ल्ड ऑफ अपियरेंस में रह रहा था, यानी वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस में रह रहा था, अब जैसे ही उसे एजुकेशन मिली वो वर्ल्ड ऑफ अपियरेंस से निकल के वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में आ गया, जिससे कि वो सक्षम हुआ ये जानने में कि जो भी सारी चीज़ें मैं अपने सामने देख रहा हूँ इस मटेरियल वर्ल्ड में, इनके पीछे की सच्चाई क्या है। यही चीज़ प्लेटो हमें एजुकेशन की थियरी में बताते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग में नॉलेज भर लें, जिससे कि हमारी जो आत्मा है उसको आंखें मिले कि वो देखे कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, प्लेटो ये कहते हैं कि भले ही हमारे पास नॉलेज हो, लेकिन यही जो हमारा सोल है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, इससे भी एजुकेशन का कोई फायदा हमें होने नहीं वाला। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप डॉक्टर की डिग्री भी कर सकते हैं, आप डॉक्टरी की सारी नॉलेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोल जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आप डॉक्टर होते हुए भी सीरिया के डिक्टेटर बशर अल असद जैसे बन सकते हैं, जो कि खुलेआम लोगों को उठवा के, रातों रात उठवा के उनकी स्लॉटरिंग करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर कैंप्स में लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे भी डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो यही चीज़ प्लेटो अपनी थियोरी ऑफ एजुकेशन में बताते हैं, जहाँ पर एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग में सिर्फ नॉलेज को गेन कर लो, बल्कि उस नॉलेज को यूज़ करो ताकि हमारी जो सोल है वो सही डायरेक्शन में जाए, ओवरऑल हम अच्छे इंसान बने। क्योंकि इन दी एंड एक अच्छा इंसान ही एक बेहतर समाज की जो है वो नींव होता है। अगर यही पढ़े लिखे इंसान हुए और उनकी सोल गलत डायरेक्शन में जाती रही तो उस समाज का कोई फायदा नहीं। और प्लेटो की आइडियल स्टेट में प्लेटो यहाँ पर अच्छे इंसान की बात करते हैं, जो कि मिलता है एजुकेशन से। प्लेटो ये कहते हैं कि हर किसी के पास पावर टू लर्न होता है, मतलब कि हर कोई सीख सकता है। अगर हम किसी के चोर को भी अगर कोई पढ़ाता है तो वो उस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन वहीं जो उसका सोल है, अगर उसे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाए इस एजुकेशन के साथ, तो वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो एजुकेशन का मतलब अपने सोल को एक प्रॉपर वे देना है, ताकि हम एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकें। और जैसे ही हम इस इन्वायरमेंट में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें नॉलेज आने लगती है और हम वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में आने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस में प्लेटो ये कहते हैं कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो एक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, प्लेटो ये कहते हैं कि एक फॉर्म ऑफ डिस्कशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे जैसे स्कूल में होता है कि एक टीचर आई, इंग्लिश का पीरियड हुआ, स्टोरी समझा के चली गई, ऐसा नहीं। बल्कि प्लेटो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को संवाद करना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इससे जो टीचर है वो उनके व्यूज़ को जानती है। उनके व्यूज़ को जानने के बाद जो टीचर है वो समझते हैं कि क्या इनमें कमियां हैं, कहाँ-कहाँ इनमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और कैसे हम इनको शेप दे सकते हैं। इससे ही जो हमारी टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो यही चीज़ प्लेटो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटो का यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अच्छे स्टेट्समैन नहीं बन सकते, और अच्छे स्टेटमेंट नहीं बनने के कारण हमारी स्टेट में इनकैपेबल लीडर्स आ सकते हैं, और इनकैपेबल लीडर्स की वजह से जो हमारी स्टेट है वो एक टेरिबल सिचुएशन में जा सकती है, जिसका अंत बहुत ही दुखद होता है। तो लास्ट में प्लेटो ये कहते हैं कि मेन एम जो है एजुकेशन का वो ये है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों का वेलफेयर हो। जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो एजुकेशन की मदद से अपने आप को एबल करता है कि जो भी उसके सामने चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे की वो सच्चाई जान पाता है। और जैसे जैसे सारे लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर समझदार बनने लगते हैं, समझदारी से लोग चलते हैं,
वैसे ही खुद ब खुद जो सोसाइटी है वो भी सेफ हो जाती है। और जो भी सोशल इविल्स होते हैं जैसे कि चोरी, मर्डर, किसी का नुकसान पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी सोसाइटी से निकलने लगती हैं। तो ये प्लेटो का मानना होता है। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे। तो प्लेटो का ये मानना था कि जो यंग माइंड्स होते हैं उनको हम अच्छे से शेप कर सकते हैं अगर उन्हें सही डायरेक्शन दी जाए। उनका ये मानना था कि अगर हमें एक ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को जज करना है, हमें उसे अच्छा बनाना है, तो उसके लिए अर्ली एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कि जो एक इंडिविजुअल है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इस पॉइंट पे जो एजुकेटर है वो ट्राई करता है कि जो भी इंडिविजुअल उसके सामने पढ़ने आ रहा है उसमें जो डिज़ायर्स हैं उसको रेस्ट्रेन किया जाए, जो भी नॉन रेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको हार्नेस करने से उसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हमें एक फुल्ली डेवलप्ड रेशनल बीइंग मिल सके। अब इसी प्राइमरी एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए प्लेटो ये कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन चलती है 18 साल की उम्र तक, और ये गार्डियन क्लास के लिए कन्फाइंड रहती है। जहाँ पर गार्डियन क्लास जो है वो 18 साल तक प्राइमरी एजुकेशन लेती है, और 18 साल के बाद 2 साल की वो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। इसके बाद उन्हें हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ एक उनका एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिस एग्जामिनेशन में जो लोग पास हो जाते हैं वो आगे क्वालिफाई कर जाते हैं हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। लेकिन वहीं जो लोग इनमें क्वालिफाई नहीं हो पाते उनको किसी और कम्युनिटी में भेज दिया जाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन में प्लेटो ये कहते हैं कि हम हमारे सोल को इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। हमारी जो आत्मा है, ठीक, वो ये कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को जो हमारा इन्वायरमेंट है आसपास का उससे परिचित कराते हैं कि जो भी चीज़ें हम ये देख रहे हैं वो काम कैसे करती हैं, इनका रेलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में, इनके पीछे की सच्चाइयाँ क्या हैं। तो यही सारी चीज़ प्राइमरी एजुकेशन में दी जाती है, और हायर एजुकेशन में इनके पीछे के सच को जानने के लिए जो एक सोल है उसको भेजा जाता है। तो प्लेटो ये कहती हैं कि प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत होती है 7 साल की उम्र से, लेकिन इससे पहले के जो 6 साल होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी मदर्स के साथ रहते हैं, अपनी माताओं के साथ रहते हैं, ताकि इनको मॉरल एजुकेशन मिल सके। और दोनों जो जेंडर्स होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो एक दूसरे के साथ प्लेटो कहते हैं वो उस समय तक खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 7 साल की उम्र से इनकी प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती है, इनको अलग कर दिया जाता है और इनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। क्योंकि प्लेटो का ये ओपिनियन था कि पहले 10 साल के लिए जो हमारी एजुकेशन है वो प्रीडोमिनेंटली फिजिकल एजुकेशन होगी। अदर वर्ड्स में देखें तो प्लेटो ये कहते हैं कि हर स्कूल में एक जिम्नेजियम होना चाहिए, एक ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए जिससे कि एक इंडिविजुअल अपनी फिजिक को डेवलप कर सके, उसकी हेल्थ सही रह सके, ताकि उसके कोई भी डिसीज़ जो है वो उसको लग ना सके, कोई भी बीमार ना हो सके। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ ही साथ प्लेटो कुछ अन्य सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करने की बात करते हैं। जैसे कि प्लेटो ये कहते हैं कि म्यूज़िक को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि जो इंडिविजुअल है उसके कैरेक्टर में थोड़ी रिफाइनमेंट आती है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं अगर हम इनके प्राइमरी एजुकेशन के कुछ कंटेंट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्हें पढ़ाए जाते हैं, तो इनमें जिम्नास्टिक्स आते हैं, लिटरेचर, म्यूज़िक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है। जहाँ पर जिम्नास्टिक्स ज़रूरी है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, वहीं म्यूज़िक प्लेटो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में प्लेटो ये कहते हैं कि जो गार्डियन क्लास है उसे कुछ चीज़ों से इनको सेंसरशिप करनी चाहिए। जैसे कि प्लेटो ये कहते हैं कि लिटरेचर और म्यूज़िक, जो भी हमने यहाँ पे म्यूज़िक पढ़ा वो रेस्ट्रिक्टेड टाइप का म्यूज़िक है। ये वही स्कूल डिसाइड करेगा कि किस तरीके का म्यूज़िक इन बच्चों को सुनाना है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि लिटरेचर और जो म्यूज़िक है, इन दोनों को सेंसर कर देना चाहिए गार्डियन क्लास के लिए, जो कि उनके लिए ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि इनका मतलब अगर कोई जो गार्डियन क्लास का बच्चा है, वो अगर फेरी टेल्स पढ़ रहा है, पोएट्री पढ़ रहा है, तो प्लेटो को लगता था कि ये हार्मफुल आइडियाज़ इनके अंदर पनप सकते हैं। और वहीं गार्डियन क्लास का मतलब होता है कि अपने स्टेट के लिए लड़ना, मरने के लिए तैयार रहना, कभी भी किसी समय अगर युद्ध में जाना पड़े तो ये उस युद्ध में जाना, हिम्मत वाला बनना। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर ये सारी चीज़ें गार्डियन क्लास के बच्चे पढ़ते हैं तो उनका रीज़न जो है वो सुप्रीम नहीं रहता। वहीं अगर हम इन चीज़ों को सेंसर कर दें तो इनका रीज़न सुप्रीम बन जाता है अपनी स्टेट की सेवा करना। और यही मेन एम होता है गार्डियन क्लास का। और प्लेटो ये कहते हैं कि अगर चिल्ड्रन जो हैं वो डेथ से डरने लग गए तो ऐसे कभी भी वो करेज को डेवलप नहीं कर सकते बैटलफील्ड में। और जिन जो चिल्ड्रन हैं उन्हें इससे बचने के लिए
उनके भगवान और अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो उस समय की रही हैं, उनकी स्टोरीज़ को बताना चाहिए कि कैसे वो बहादुरी से लड़े, कैसे उनमें जो करेज है वो आया। तो इन सभी स्टोरीज़ से जो बच्चे हैं, उनमें उनका रीज़न उन्हें पता चलेगा और उस रीज़न के लिए वो आगे मेहनत करने लगेंगे। तो ये बात होती है प्लेटो की प्राइमरी एजुकेशन की। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो 20 साल की उम्र में जो चाइल्ड है, वो एक एग्ज़ामिनेशन लेता है, जिससे कि पता चले कि वो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो लोग इस एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, प्लेटो ये कहते हैं कि उनको दूसरी कम्युनिटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ में हमें कर देना चाहिए, जैसे कि कोई बिज़नेसमैन हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, कोई फार्मर हो सकता है। और ये सारे सिलेक्शंस स्टेज और एज के हिसाब से किए जाते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन में हमें एजुकेशन को शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जहाँ पर पहले कोर्स में जो चीज़ें हैं, वो 25 से 30 इयर्स के जो जो लोग हैं, उनके एज ग्रुप से इनको स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पर इन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखानी चाहिए अगले 10 सालों के लिए। और जैसे ही ये 10 साल कंप्लीट होते हैं इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कोर्स के बाद, तो ये इनको स्टडी ऑफ डायलेक्ट में एडमिट होने के लिए कह देते हैं, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैथमेटिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ डायलेक्टिक की भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। क्योंकि डायलेक्टिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सामने वाले से डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि एक फिलोसोफर किंग अगर किसी को बनना है, तो उसे डिबेट करनी नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसे सामने वाले के जो ट्रुथ्स हैं उनको अनकवर भी करने आना चाहिए। उसकी जो बात करने के तरीके हैं, उसको रिफाइन करने की बातें डायलेक्टिक्स में प्लेटो ये कहते हैं कि हमें उन्हें सिखानी चाहिए। और यही सारी चीज़ अगर एक इंडिविजुअल में है, वही आगे जाके हायर एजुकेशन में जा सकता है, जहाँ ये प्लेटो कहते हैं कि हमें हमेशा श्योरेस्ट, ब्रेवेस्ट, फेयरेस्ट और ऐसे इंडिविजुअल्स को एजुकेशन देनी चाहिए जिनके पास कोई नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं। नेचुरल गिफ्ट्स जैसे कि डिसिप्लिन, करेज, ब्रेवरी। तो इन सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण अगर किसी इंडिविजुअल में हैं, वही आगे जाके एजुकेशन ले सकता है। उसके बाद का एज ग्रुप आता है हमारे पास 35 से आगे तक का। तो 35 से आगे तक का जो एज ग्रुप होता है, प्लेटो ये कहते हैं कि इन्हें सिर्फ डायलेक्टिक्स की स्टडी करानी चाहिए, जहाँ एक इंडिविजुअल इतना मैच्योर हो जाए कि वो जो डायलेक्टिक्स है उसकी स्टडी कर सके, जो कि अल्टीमेट प्रिंसिपल माना जाता है रियलिटी का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में 35 से 50 ईयर्स तक की जो एज ग्रुप है, उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल अब रेडी है फिलोसफर किंग बनने के लिए। अब जो भी उसने प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी प्राइमरी एजुकेशन से ली, अपनी हायर एजुकेशन से ली, अब वक्त आ चुका है उसको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उन्हें इम्प्लीमेंट करने का। अब इसमें प्लेटो ये कहते हैं कि जब एक जो इंसान है वो इन सभी एजुकेशन को लेता है, तो उसे अब इतना वो मैच्योर हो सका है कि वो अब कुछ ऑफिसेज को होल्ड करे जो कि उसे फिट लगते हैं। अब 50 साल की उम्र के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि क्या है परफेक्ट गुड, और यहीं से शुरुआत होती है यहाँ पर फिलोसफर किंग्स की। तो ये होता है हमारा हायर एजुकेशन। तो अब हम बात करते हैं प्लेटोज थॉट्स ऑन विमेन पे। तो अपनी किताब रिपब्लिक में प्लेटो ये कहते हैं सोक्रेट्स और ग्लूकॉन के डायलॉग के बीच में कि जो गार्डियन विमेन होती हैं, जो गार्डियन क्लास की होती हैं, उन्हें मेल गार्डियंस जैसी ही सारी जो चीज़ें हैं, जो जॉब्स हैं, उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स प्लेटो को ये कहते हैं कि जो मेल और फीमेल हैं उनका बाय नेचर कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि जो जॉब्स मेल करते हैं और जो जॉब फीमेल करती हैं, दोनों ही एक दूसरे की जॉब को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रेलेवेंस नहीं है कि जब भी जॉब्स की बात आती है तो मेल्स ही सारी जॉब्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि प्लेटो ये कहते हैं कि दोनों ही तरीके के जो जेंडर्स हैं, वो हर एक टास्क को अच्छे से ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरीके का कोई जो डिफ्रेंसिएशन है, हम उसे नहीं देख सकते। उसके बाद प्लेटो ये कहते हैं कि कोई भी जो गार्डियन विमेन है, इसकी कोई सेपरेट फैमिली नहीं होनी चाहिए गार्डियन क्लास के मेंबर्स के साथ। जो गार्डियन विल होती है, वहाँ पर जो विमेन और चिल्ड्रन हैं उनको कॉमनली रखा जाता है। और इसी के लिए प्लेटो प्राइवेट जो हमारी प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली है, उसके आइडिया को एबॉलिश करते हैं गार्डियन क्लास के लिए। क्योंकि प्लेटो का यह मानना होता है कि जब भी एक विमेन और मैन जो है वो अपनी प्राइवेट फैमिली बनाते हैं, तो उस फैमिली में जो गार्डियन क्लास का जो मेल होता है, वो क्या करता है कि अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। अब जैसे ही वो परिवार के बारे में सोचने लगता है, वो अपने रीज़न से दूर हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने रीज़न से दूर होता है, इसकी वजह से उसमें नेपोटिज़्म, फेवरेटिज़्म,
फैक्शनलिज्म और दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस भी आने लगती हैं। और ये रूलर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि रूलर्स का मेन काम अपनी प्रजा के हित में होता है, उनके लिए काम करने के लिए होता है। लेकिन यही जो प्राइवेट फैमिली आ जाती है बीच में, तो ये फैमिली जो होती है वो रूलर को अपने रीजन से ही भटका के रख देती है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके बाद प्लेटो ये कहते हैं कि जो भी गार्डियन क्लास के मेंबर होते हैं उन्हें कॉमनली रहना चाहिए, जैसे कि सोल्जर्स अपने बैरक में रहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो विमेन और मेन हैं उनकी जो भी आइडेंटिकल, हम कह सकते हैं कि एंडाउनमेंट होती है वो सब सेम होती है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। उसके बाद प्लेटो ये कहते हैं कि जो भी हमारी मोनोगैमस मैरिज होती है उसका भी एवोल्यूशन कर देना चाहिए। प्लेटो ये कहती हैं कि जिस मैन को लगे कि जो मेरे ऑफस्प्रिंग है वो इस वुमेन के साथ बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन जिससे मेरी शादी उससे बढ़िया नहीं है, तो उसको छोड़ सकता है और उससे शादी कर सकता है, जिससे उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए प्लेटो यहाँ पर परमानेंट मोनोगेमस मैरिज को एबॉलिश करने की बात करते हैं और प्राइवेट फैमिली को भी एबॉलिश करने की बात करते हैं। उसके बाद प्लेटो ये कहते हैं कि जो कन्वेंशनल फैमिली होती है जिसमें मोनोगेमस मैरिज होती है उसमें विमेन को सबॉर्डिनेशन होता है, उनको सब्जुगेट, उनको डोमिनेट किया जाता है, उनकी जो भी प्राइवेट लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और जो उनका रीज़न होता है स्टेट के लिए काम करने का वो उनसे छीन लिया जाता है। तो इसीलिए प्लेटो ये कहते हैं कि जो मैरिज है उसे एज अ स्पिरिचुअल यूनियन हमें नहीं देखना चाहिए जो कि लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड रहता है, बल्कि मैरिज को इसलिए देखना चाहिए जिससे कि रिप्रोडक्शन को इंश्योर किया जा सके, जिससे जो हमारी ह्यूमन रेस है वो कंटिन्यूड रह सके। और इसके लिए प्लेटो कुछ टेम्पररी सेक्सुअल यूनियंस की भी बात करते हैं ताकि अच्छे अच्छे चिल्ड्रंस हम बेयर कर सकें। और प्लेटो ये भी कहते हैं कि जो चिल्ड्रन बिगेटिंग वुमेन है, जो ऐसी जो विमेन है जो कि ऑफस्प्रिंग दे सकती हैं, उनकी एज 20 से 40 साल तक की होती है। वहीं मेल्स के लिए नंबर 25 से 55 साल का होता है, क्योंकि ये मानते हैं प्लेटो कि विद टाइम जैसे जैसे जो लोग हैं वो बड़े होते जाते हैं, उनका इंटेलेक्ट बढ़ता है, तो उनकी समझदारी बढ़ने लगती है। और जैसे समझदारी बढ़ती है और उस हिसाब से सेक्सुअल यूनियन के ज़रिए जो बच्चे हैं वो निकाले जाते हैं, तो उन बच्चों में जो इंटेलेक्ट होता है वो अच्छा खासा होता है, और यही एक बेस्ट गार्डियन को चाहिए होता है। सेकेंडरी, प्लेटो ये कहते हैं कि विमेन को हमें इस पैट्रियार्कल फैमिली से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इस पैट्रियार्कल फैमिली की वजह से विमेन को कभी भी इक्वालिटी नहीं मिलती। जो भी चीज़ें मेल को मिलती हैं जैसे कि अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, सेम चीज़ें हमें विमेन को देनी चाहिए, क्योंकि पैट्रियार्कल फैमिली में रहने वाली जो औरतें हैं उनका आधा पोटेंशियल तो ये फैमिली ही ख़त्म कर देती है, और आधे पोटेंशियल से इनका कुछ होने नहीं वाला। तो इन्हीं डोमेस्टिक कोर्स से बचने के लिए प्लेटो ये कहते हैं कि विमेंस को इस पैट्रियार्कल फैमिली में से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें कुछ तरीके की फ्रीडम देनी चाहिए ताकि इक्वालिटी मेन के साथ यहाँ पर इंश्योर हो सके। उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात करें तो प्लेटो अपने कम्युनिज्म वाइफ का भी एग्जाम्पल देते हैं, जो कि पिछले यूनिट में हम देख के आए हैं। तो एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो की इस स्कीम को लेकर बताते हैं कि लिबरेटिंग तो लगती है, लेकिन इस लिबरेटिंग स्कीम के पीछे एक्सटेंसिव रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जहाँ पर सोसाइटी में रेजिमेंटेशन होता है, प्राइवेसी और इंडिविजुअलिटी के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो प्लेटो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली का होना ज़रूरी नहीं है गार्डियन क्लास के लिए, एरिस्टोटल कहते हैं इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक इंसान में हैप्पीनेस आती है, उसमें एकता आती है, और यही सारी चीज़ें जो है उसको आगे जाके मॉरल सपोर्ट भी देती हैं। जिस परिवार से प्लेटो उसको अलग करना चाहते हैं वही परिवार मुसीबत के समय उसके साथ खड़ा रहता है। परिवार एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, जहाँ पर उसे वो विजडम मिलती है, उसे विचार, अच्छे विचार मिलते हैं, उसके लिए लोग मदद करने आते हैं उसके परिवार में से। तो एरिस्टोटल ये क्रिटिसाइज करते हुए प्लेटो के बारे में बोलते हैं। अब हम आते हैं क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो प्लेटो डेमोक्रेसी को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसकी वजह से जो पूरी सोसाइटी है उसमें पॉलिटिकल डीके होने लगता है। अब इसके ज़रिए हम समझेंगे कि कैसे प्लेटो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उससे पूरी सोसाइटी में पॉलिटिकल डीके होता है। तो प्लेटो ये 4 तरीके की सोसाइटीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहली सोसाइटी होती है टिमोक्रेटिक सोसाइटी। अब टिमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, जो करेजियस रूलर्स होते हैं वो यहाँ पर रूल करते हैं। अब इनके रूल में होता क्या है कि जो बेटर एजुकेटेड रूलर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जगह दी जाती है डिसीजन मेकिंग में। एक डेमोक्रेटिक पर्सन वो होता है जो अपने पर्सनल ऑनर को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है। लेकिन
इसमें होता क्या है कि जब एक इंसान का पर्सनल कंसर्न बीच में आ जाता है, तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने का जो हम कह सकते हैं कि जो ज़िम्मेदारी होती है, वो इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं रहती। यहाँ एक ही इंसान के पर्सनल ऑनर पे अगर बात लग गई, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेगा। लेकिन वो कभी भी ट्रूली बेस्ट को नहीं चुनने वाला कि जो अपनी स्टेट के लिए सही है, वो कभी नहीं चुनेगा, बल्कि वो उसे चुनेगा जो कि उसके लिए सही है। तो इसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्लेटो ये कहते हैं, जो करेजियस रूलर्स होते हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको डोमिनेट करके रखते हैं, जहाँ वो अपने पर्सनल ऑनर को सबसे ज़्यादा डिफेंड करने में लगे रहते हैं। उसके बाद आती है एक ओलिगार्किक गवर्नमेंट, जहाँ पर जो गार्डियन क्लास होती है, उसके साथ कुछ वेल्दी सिटीजन्स भी होते हैं, और ये वेल्दी सिटीजन्स उस गार्डियन क्लास को डोमिनेट करते हैं अपने पैसे की बदौलत। अब इससे होता क्या है कि जो वेल्दी सिटीजन्स होते हैं, गार्डियन क्लास उनके लिए लॉ बनाने लगती है। ये भी एक तरीके की सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वेल्दी पर्सन्स अपने हिसाब से अपने को जिससे फ़ायदा हो, वैसे ही जो डिसीजंस हैं वो बनवाएंगे, जिनसे सिर्फ उन्हें ही पैसा मिलेगा और सोसाइटी का कुछ भला होने नहीं वाला। तो एक ओलिगार्की सोसाइटी में प्लेटो ये कहते हैं कि एक सिंपल गोल यही होता है कि बस ग्रेटर वेल्थ को हम एक्वायर कर लें, ना कि दूसरों का भला करें। थर्ड होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्लेटो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी होती है, सबके पास ही फ्रीडम होती है। तो प्लेटो को ये डर लगता है कि अगर डेमोक्रेसी हमने अपनी स्टेट में लागू कर दी, तो सबके पास फ्रीडम आ जाएगी, सबके अलग अलग विचार आने लगेंगे। एक इंसान अपने विचारों से बहुत से लोगों को बरगला के अपने लिए वोट को इकट्ठा कर सकता है, और जैसे ही इंसान ये सत्ता में आएगा, भले ही इसने कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, तो स्टेट का सत्यानाश भी मार सकता है। तो ये सबसे बड़ा डर यहाँ पर प्लेटो को लगता है। और इन डेमोक्रेसी प्लेटो ये कहते हैं कि लोग अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा काम करने के लिए सोचते हैं। ठीक, तो ये डेमोक्रेसी का क्रिटिक माना जाता है। फोर्थ आती है टायरेनिकल सोसाइटी। अब एक टायरेनिकल सोसाइटी में एक सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल को गेन करता है, ताकि हमारी सोसाइटी में ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके इन प्लेस ऑफ एनार्की। लेकिन इसमें भी पर्सनल वेलफेयर की बात की जाती है, ना कि इंटरेस्ट ऑफ होल सिटीज़ की। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर एक सोसाइटी एक आइडियली एफिशिएंट हो, अगर एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर, वही एक सोसाइटी है जो आगे जाकर अच्छे से काम कर सकती है। यही मतलब होता है हमारा क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी का। तो यही तक था हमारा पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।